क्या आप प्लस टू के बाद अपने कैरियर को लेकर के कुछ परेशान हैं? क्या आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आपके पास डॉक्टर या इंजीनियर ही एक बेहतर विकल्प है? यदि आप इस तरह के सवालों से घिरे हुए हैं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम जान सकेंगे कुछ ऐसे विकल्प जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा और कुछ हट कर गुजरने की चाह ने ही उन्हें वैज्ञानिक बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से संबंध रखने वाले डॉक्टर प्रेम कौशल की। आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे विकल्पों की जानकारी देंगे जो आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी आर गौतम। यदि इंसान कुछ भी करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। विकट परिस्थितियों में भी इंसान सिर्फ बुलंदियों पर पहुंच सकता है, बल्कि समाज को एक दिशा भी देता है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे ही एक शख्स से जिन्होंने कई किलोमीटर की पैदल चढ़ाई उतराई चढ़ने के बाद अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। बंजार के थाटीबीड़ स्कूल से 10वीं करने के बाद इन्होंने प्लस टू की शिक्षा कुल्लू के ढालपुर सरकारी स्कूल से पूरी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 6 साल अमेरिका में अपनी सेवाएं देने के बाद अब फरीदाबाद में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत प्रेम सिंह कौशल की। प्रेम जी का बचपन बड़े ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा, किंतु इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साइंटिस्ट बनने के बाद भी दम लिया। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम कौशल। प्रेम कौशल ने थाटीबीड़ स्कूल से मैट्रिक, ढालपुर से प्लस टू, कुल्लू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से एमएससी तथा भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलोर से पीएचडी तथा क्लीवलैंड यूएसए से पोस्ट डॉक्टरेट ऑफ फेलोशिप तथा दूसरा पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप वर्ल्ड वर्थ सेंटर अल्बनी यूएसए से पूरा करने के बाद साइंटिस्ट बने। तो प्रेम कौशल जी से हम जानना चाहेंगे कि कैसे गुजरा उनका बचपन और क्या रहा सफर का संघर्ष। धन्यवाद डी आर गौतम जी। सबसे पहले तो स्टूडियो में आमंत्रण करने के लिए एंड काइंड वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन। मेरा बचपन एक गांव से शुरू हुआ और वो भी रिमोट गांव, जहां की आज जो मेरा विलेज है आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। उसके बाद पढ़ाई करते करते जैसे डिटेल तो बता दी है, तो उसके बाद यूएस से रिटर्न होने के बाद मैं सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद में एज ए साइंटिस्ट रहा लगभग 2 साल, और अभी रिसेंटली मैं अक्टूबर में लास्ट ईयर ज्वाइन किया हूँ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इट is established by Government of India, Department of Biotechnology under auspice of UNESCO, and यहाँ पे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं। वो विस्तृत जानकारी में आपको जैसे टॉक में हम आगे जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। जिस तरह से प्रेम जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, इतना लंबा सफर इन्होंने जीवन के एक संघर्ष के साथ कुल्लू से निकल करके हिमाचल से बाहर निकल करके ना ही सिर्फ भारत से बाहर भी अमेरिका जैसे देशों में जा करके इन्होंने अपनी सेवाएं दी। हमारे साथ न्यूज़ प्लस से जो पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमारे इस संस्थान के हेड दीपक कुलवी जी से मैं चाहूँगा कि वो आगे के वार्तालाप जारी रखें और प्रेम जी के साथ वार्तालाप सुचारू रखें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका वर्तमान कार्य क्षेत्र क्या है, आप कहाँ पे हैं, क्या आपके प्लान है, हिंदुस्तान में आपके जो भी संस्थाएं हैं क्या कर रही हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान है, क्या आप करना चाहते हैं? मेरा रिसर्च करियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से शुरू हुआ, जहाँ मैं एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा हम एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के एक एक एटम को कैसे देख सकते हैं, वो एक वहाँ चीज़ मैंने सीखी। और मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करता है उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा और उसमें देखा कि ये कैसे अलग है ई कोलाई जो हमारे अंदर है। तो हमने ये प्रपोज किया कि ये चीज़ें एक ड्रग टारगेट हो सकती है। उसके बाद ऑब्वियसली पीएचडी करने के बाद तमन्ना थी कि अमेरिका जैसे देशों में जाके देखें कि वो लोग कैसे रिसर्च करते हैं, वहाँ कैसे सिस्टम कैसे चलता है। तो मैं फर्स्ट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए क्लीवलैंड ओहायो गया
वहाँ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की एडवांस टेक्निक सीखी। जब मैं क्लीवलैंड ओहायो में था तो उसमें मुझे लगा कि यहाँ एक इससे भी पावरफुल टेक्निक है, उसको बोलते हैं क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एम्पलीफाइड वर्जन है, जो कि इस रूम के साइज से भी ऊंचा है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एज ए सोर्स लेके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो मैंने ये टेक्निक वहाँ बर्थवर्थ सेंटर में सीखी और 4-5 साल इसमें काम किया। और हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनती है, राइबोसोम कैसे बनाता है और बैक्टीरिया में कैसे बनाता है, इस पर शोध किया। अब ये टेक्निक सीखने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो ये टेक्निक और इसका जो एडवांस वर्जन है बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे वापस जाना है, और अगर मैं चाहता तो वहाँ भी आराम से सेटल हो सकता था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना है और ये टेक्निक मैंने सीखी है और इस टेक्निक को अब इंडिया में एस्टेब्लिश करना है। तो अभी हम ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं इंडिया में बहुत ही गिने चुने लोग हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था, 15 से 20 करोड़ की ये फैसिलिटी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट किया और हमारे रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में एडवांस वर्जन जो इस टेक्नोलॉजी का है वो है, और मैं वहाँ ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छा कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है। अब मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे आया है कि जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में बच्चे अब जो +2 करते हैं उनमें अनभिज्ञता इतनी है, इग्नोरेंस इतनी है कि उनको अब पता नहीं होता कि आगे करना क्या है, कहाँ जाएं, क्या क्या विषय चुनें और कहाँ जाएं। तो +2 करने के बाद जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो? ये क्वेश्चन आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जब मैं करियर मतलब +1-2 में था तो मेरे पास यही ऑप्शन थी, या तो डॉक्टर इंजीनियर और या तो फिर BSc करो। और डॉक्टर इंजीनियर के अलावा एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, वो है साइंटिस्ट और वैज्ञानिक। क्योंकि वैज्ञानिक और खोज से हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अपनी लिविंग को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब डिस्कवरी किया, उसके बाद कितने लोगों को इन्फेक्शन से बचाया। और दूसरा जीता जागता उदाहरण हमारे पास पोलियो का है। अगर पोलियो का वैक्सीन डेवलप नहीं होता, शोध नहीं होती, तो कितने लोग आज बसाखे के सारे चल रहे हैं। बिल्कुल सही करें। रिसर्च और बीइंग ए साइंटिस्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और ये बहुत ही रिवार्डिंग करियर ऑप्शन है। क्योंकि एक साइंटिस्ट को फंड मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो क्या करना चाहता है। सो बेसिकली इट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, यू आर पेड फॉर दैट थिंग। इसीलिए इस विषय में मैं इस चीज़ को एम्फेसिस देना चाहूँगा कि एक रिसर्च जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उज्जवल भविष्य है जब आप एक साइंटिस्ट बनते हो। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें ये बताइए कि जैसे अब +2 करने के बाद जो है इसमें बच्चों के लिए क्या क्या कैरियर हैं, आगे क्या क्या चुने, क्या उसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जैसे +2 के बाद मतलब आप साइंस एज ए करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। कुछ एक हम विस्तृत जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, एक संक्षिप्त में हम बताएंगे, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन इस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फेलोशिप है वो है KBPY, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
1999 में शुरू की थी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। और ये टेस्ट जो बच्चे +1 में है, +2 में है या फर्स्ट ईयर में है वो दे सकते हैं। और जो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है, CV रामन जी है या JN रामाचंद्रन जैसे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए है। जब आप इस फेलोशिप को क्वालिफाई कर पाते हैं, आपको शुरू से ही ये BSMS 5 ईयर कोर्स रहता है, आपको शुरू से ही फर्स्ट 3 ईयर 5000 फेलोशिप मिलती है और लास्ट 2 ईयर 7000 फेलोशिप मिलती है। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो आपके लिए ये ऑप्शन है। और दूसरा ये है कि इस फेलोशिप के होने के बाद आप एलिजिबल है टॉप इंस्टीट्यूट्स जो साइंटिस्ट और बेसिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं। तो जो भी इस स्टेज में है, मैं सबको चाहूँगा कि वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करें और इसको क्वालिफाई करें। अच्छा, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 2006 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की। हमारे देश में अभी तक 7 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मोहाली, भोपाल, त्रिवेंद्रम, पुणे, तिरुपति और अभी रिसेंटली बहरमपुर में खुले हैं, या तो इन जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल का प्रोग्राम है, BSMS प्रोग्राम। इसमें 3 तरह से सिलेक्शन होता है। एक तो आपका KBPY के अंडर, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस फेलोशिप को बताया। दूसरा होता है JEE, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू होता है। और तीसरा जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड में जो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट है उनका होता है। और इसमें बच्चे को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत सारे कराए जाते हैं, ताकि उसकी सोच और उसका टेम्परामेंट एक साइंटिस्ट जैसा बनना हो। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसका भी BSMS प्रोग्राम है, जिसमें अगेन आप KBPY के थ्रू जा सकते हैं। उनका अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू क्वालिफाई करके, और सभी कोर्सेज में आपके लिए फेलोशिप मिलती है और कैंपस में रहने की ऑप्शन की सुविधा रहती है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी। अब +2 के बाद आता है ग्रेजुएशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सब विद्यार्थियों के लिए, कि ये ग्रेजुएशन एक ऐसी है, उसके बाद बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता, उस टाइम बिल्कुल उतावले होते हैं कि उनको अब भविष्य सामने उनको नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनको करना क्या है तो वो उनको समझ इतना नहीं आता। अगर उनके पेरेंट्स समझदार हैं या कोई गाइड करने वाला है फिर तो ठीक है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं कि उनको कुछ समझ नहीं आता, वो जल्दबाजी में गलत भी चुन सकते हैं। तो ऐसे हालात में ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या देखो, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारी ऑप्शंस है। जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो हमको लगता था B.Ed और MSc 2 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अगेन अगर आप BSc कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंस को एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, ये मोस्ट ऑफ जो इंस्टीट्यूट मैंने बताए, IISCR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये इन इंस्टीट्यूट में, और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद जहाँ मैं अभी हूँ, इन इंस्टीट्यूट में एक इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम चलता है। BSc के बाद आप इस प्रोग्राम में एनरोल होंगे तो आपको 2 साल में MS डिग्री मिलेगी और नेक्स्ट 3-4 साल में PhD मिलेगी, तो आपको PhD श्योर है। और इसके अलावा आपको फेलोशिप भी मिलेगी। तो आप फाइनेंशियली, अगर आपके फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाती है, आप अपने आप को तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को भी पार्शियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो रिसर्च में ये BSc लेवल पे भी ऑप्शन है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आप अपने TV चैनल्स पे देखिए, नीचे पट्टियाँ चल रही हैं, उसमें पट्टी में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उसमें नंबर भी मिल जाएंगे आपको, आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं,
सब आपको जो है जानकारी आपको पूरी उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो बीएससी ग्रेजुएशन का हो गया, अब इसके बाद जो है एमएससी है, एमएससी के बाद भी जरूर इसमें ऑप्शन होंगे आगे उनको कैरियर चुनाव के लिए जो है, तो उसके लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखो, रिसर्च में आप किसी भी लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप +1 2 या ग्रेजुएशन में मिस कर गए, एमएससी लेवल, एमएससी होने के बाद आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे CSIR, UGC नेट JRF, ICMR नेट JRF, DBT अपनी फेलोशिप देता है। तो ये इन फेलोशिप से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है। अभी प्रेजेंटली जो भी कैंडिडेट JRF क्वालिफाई करता है उसको 31,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। जब आपके पास ये फेलोशिप है तो आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, सेम वही लिस्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। IIScr, 7 IIScr है, IISc बेंगलोर है, CDFD हैदराबाद है, CCMB हैदराबाद है। इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है, और डिपार्टमेंट CSIR के अंडर है। तो इनके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का आप एंट्रेंस या इंटरव्यू देके आप यहाँ से PhD कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं जो चाहे +2 से निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन से निकल रहे हैं, या MSc करने के बाद उनको क्या करना है, उनका चुनाव बहुत आसान हो जाएगा अगर डॉक्टर साहब की बातों को आप ध्यान थोड़ा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 6-7 साल बाहर USA में भी लगाए हैं, वहाँ भी आपने जाहिर है बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखकर आप यहाँ हिंदुस्तान वापस आए होंगे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और बाहर आपने क्या खास किया है? देखो, मुझे लगता है कि बाहर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। PhD के बाद आप जिस फील्ड में हैं और उसके बाद आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपके पास अच्छी पब्लिकेशन होना ज़रूरी है। आपका काम PhD में क्वालिटी वर्क होना चाहिए। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी प्रोफेसर को लिख सकते हैं कि मैं ये काम किया हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, और मैं ये एक्सपर्टीज़ लेके आपकी लैब में आना चाहता हूँ और ये चीज़ें सीखना चाहता हूँ। इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ US में है, यूरोप में है, UK में है। तो ये अगर वो आपको फेलोशिप में लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और जो लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी है फील्ड में उनको सीखने का मौका मिल सकता है। जैसे कि मैं क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सीखा, तो इसी वजह से तो मैं तो सबको कहूँगा कि सबको कोशिश करनी चाहिए, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बड़ी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपकी जानकारी रही। ये देखिए एक ऐसा कैरियर है जिसमें अगर बच्चा को जाता है तो पढ़ाई तो करता है, साथ में उसको गुजारे के लिए भत्ते भी मिलते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकाल सकता है, साथ में पढ़ाई भी कर सकता है और अपने शौक़ भी पूरे कर सकता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब की रही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज बेहतरीन जानकारियां हमने अपने दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास किया, मैं एक बार फिर से न्यूज़ प्लस की पूरी टीम की तरफ से, पूरे हिमाचल के दर्शकों की तरफ से, उन हज़ारों सब्सक्राइबर्स के लिए जो न्यूज़ प्लस के साथ पिछले 10 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं सबकी ओर से डॉक्टर प्रेम सिंह कौशल का धन्यवाद करता हूँ कि इतने दूर तक जाने के बावजूद भी ये आज ग्रासरूट से जुड़े हुए हैं और चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कुछ बांटा जाए, ताकि समाज के अंदर भी कुछ लोगों को आगे लाया जा सके, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाया जा सके। भविष्य में मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर और कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज़ प्लस तो लगातार आप लोगों के लिए तैयार है। आप हमारे नंबर पर, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, और आप हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हम
आखिर प्लस 2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी या बीएससी के बाद बच्चों को करना क्या है, किस ओर जाना है, इसको लेकर के सेमिनार्स भी करेंगे। हम सब आप लोगों से चाहेंगे कि आप अपने सवाल भी तैयार रखें, या हमारे ऑफिशियल मेल पर भी वो मेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का मेल भी स्क्रीन पर नीचे दिया जा रहा है, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। भविष्य में इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से न्यूज़ प्लस की पूरी टीम की ओर से डॉक्टर प्रेम कौशल जी का मैं धन्यवाद करूंगा, और आने वाले समय में कुछ ऐसी हस्तियों को लेकर के आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।